Hello students, today we will study lesson 9th Bholi written by A.K. Abbas from the Footprints Without Feet book. ये स्टोरी एक लड़की के इर्द गिर्द घूमती है जो बचपन से ही किसी बीमारी के कारण डल और अगली हो गई थी। वो इंटेलिजेंट भी नहीं थी, इस वजह से उसे सब टारगेट बनाते थे। उसकी लाइफ तब चेंज होती है जब वो पास के एक स्कूल में एडमिशन लेती है जहाँ उसको एक ऐसी टीचर मिलती है जो उसे इनकरेज करती है और उसे एक कॉन्फिडेंट पर्सन बनाती है। भोली, हर नेम वॉज सुलेखा, but since her childhood everyone had been calling her भोली the simpleton. simpleton का मतलब क्या होता है? अनाड़ी, ठीक है। She was the fourth daughter of नंबरदार रामलाल. When she was 10 months old, she had fallen off the cot on her head, and perhaps it had damaged some part of her brain. That was why she remained a backward child and came to known as भोली the simpleton. Backward मतलब क्या होता है? यहाँ पर backward का मतलब है मंद बुद्धि, ठीक है। जो जिनका माइंड जो है उनकी एज के हिसाब से नहीं चलता है उनको मंदबुद्धि कहते हैं। या जैसे कि एज जो है वो 10 साल की है और जो उनका माइंड है वो 7 या 8 साल की एज का चल रहा है तो उसे बैकवर्ड कहते हैं, बैकवर्ड चाइल्ड। उसका नाम सुलेखा था, लेकिन बचपन से ही हर कोई उसे भोली कहता था। एक अनाड़ी यानी सिंपल्टन, सिंपल्टन मतलब क्या होता है? अनाड़ी, एक अनाड़ी। वो 4th डॉटर थी नंबरदार रामलाल की। जब वो 10 मंथ्स की थी तो वो कॉट से नीचे गिर गई थी और वो भी सर के बल, और शायद इसी वजह से उसके ब्रेन का कुछ पार्ट जो है वो डैमेज हो गया था और यही वजह थी कि वो हमेशा पिछड़ी हुई बच्ची बनी रही और उसे भोली कहा जाने लगा। At birth, the child was very fair and pretty, but when she was 2 years old, she had an attack of smallpox. Only the eyes were saved, but the entire body was permanently disfigured by deep black pock marks. जन्म के समय वो बहुत ही फेयर और प्रिटी थी, पर जब वो 2 साल की थी उसे स्मॉल पॉक्स हो गया, जिस वजह से सिर्फ आँखों को छोड़कर उसकी पूरी बॉडी में स्मॉल पॉक्स के दाग पड़ गए थे। गहरे काले दाग जो होते हैं स्मॉल पॉक्स के वो पड़ गए थे, जिस वजह से वो उसकी जो पूरी बॉडी थी परमानेंटली डिसफिगर्ड हो गई थी, यानी हमेशा के लिए बदसूरत हो गई थी। उसका जो चेहरा था वो अब इतना खूबसूरत नहीं रहा, ठीक है, वो परमानेंटली डिसफिगर्ड हो गई थी। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक till she was 5, and when at last she learned to speak, she stammered. The other children often made fun of her and mimicked her. As a result, she talked very little. वो 5 साल तक की एज तक नहीं बोल पाती थी और जब आखिरी में उसने बोलना सीखा तो वो हकलाने लगी। दूसरे बच्चे अक्सर उसकी हंसी उड़ाते थे और उसकी नकल करते थे, इसकी वजह से वो बहुत कम बात करती थी। रामलाल had 7 children, 3 sons and 4 daughters, and the youngest of them was Bholi. It was a prosperous farmer's household and there was plenty to eat and drink. प्रॉस्परस मतलब क्या होता है? समृद्ध यानी पैसे वाला, ठीक है, जिसके पास बहुत सा पैसा हो, जो हर तरफ से खुश हो। प्रॉस्परस मतलब क्या होता है? धनवान, समृद्ध, ठीक है। तो रामलाल के जो 7 बच्चे थे, 7 चिल्ड्रन थे, उसमें से 3 लड़के थे और 4 लड़कियां थी, 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स, और उसमें सबसे छोटी भोली थी। ये एक समृद्ध किसान परिवार था। जो ये परिवार था रामलाल का, एक ये समृद्ध किसान परिवार था, यानी धनवान थे ये लोग, और खाने पीने के लिए बहुत कुछ था, किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं थी।
All the children except Bholi were healthy and strong. The sons had been sent to the city to study in schools and later in colleges. भोली को छोड़कर सभी बच्चे हेल्दी और स्ट्रॉन्ग थे। रामलाल ने बेटों को स्कूल्स में और बाद में कॉलेजेस में पढ़ने के लिए शहर भेज दिया था। Of the daughters, Radha, the eldest, had already been married. The second daughter, Mangala's marriage had also been settled, and when that was done, Ramlal would think of the third, Champa. अब यहाँ पर कहते हैं कि जो रामलाल की सबसे बड़ी बेटी थी राधा, उसकी मैरिज पहले से हो चुकी थी और जो दूसरी बेटी मंगला की शादी तय हो गई थी, और जब मंगला की शादी हो जाएगी तब रामलाल तीसरी बेटी चंपा के बारे में सोचेंगे। They were good looking, healthy girls, and it was not difficult to find bridegrooms for them. But Ramlal was worried about Bholi. She had neither good looks nor intelligence. वो सब बहुत सुंदर और हेल्दी थीं और उनके लिए दूल्हा ढूंढने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई, पर रामलाल को भोली की चिंता थी। ना तो वो देखने में अच्छी थी और ना ही वो इंटेलिजेंट थी। इट वॉज नॉट एन ईजी थिंग टू फाइंड अ ब्राइडग्रूम फॉर हर। उसके लिए दूल्हा ढूंढना कोई आसान काम नहीं था। भोली वॉज 7 years old when Mangala was married. The same year, a primary school for girls was opened in their village. भोली 7 साल की थी जब मंगला की शादी हुई और उसी साल उनके गांव में लड़कियों के लिए एक प्राइमरी स्कूल खुला था। द तहसीलदार साहब came to perform its opening ceremony. He said to Ramlal, as a revenue official, you are the representative of the government in the village, and so you must set an example to the villagers. You must send your daughters to school. यहाँ पर 2 वर्ड्स हैं, एक है तहसीलदार साहब और एक है रेवेन्यू ऑफिशियल। तहसीलदार साहब को इंग्लिश में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहते हैं और रेवेन्यू ऑफिशियल का मतलब होता है जो टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट तक पहुंचाता है, उसको रेवेन्यू ऑफिशियल कहते हैं। तहसीलदार साहब जो थे वो प्राइमरी स्कूल की ओपनिंग सेरेमनी के लिए विलेज आए थे। उन्होंने रामलाल से कहा कि एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल तुम रिप्रेजेंटेटिव हो गवर्नमेंट के इस विलेज में। उन्होंने कहा कि इस विलेज में, इस गांव में तुम गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हो, ठीक है, इसलिए आपको इन विलेजर्स के लिए एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। आपको अपनी बेटियों को स्कूल भेजना चाहिए। That night, when Ramlal consulted his wife, she cried, "Are you crazy? If girls go to school, who will marry them?" But Ramlal had not the courage to disobey the तहसीलदार। उस रात को जब रामलाल ने अपनी वाइफ के साथ इस बारे में डिस्कस किया तो वो चिल्लाई कि क्या तुम पागल हो? अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी तो कौन उनसे शादी करेगा? लेकिन रामलाल में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो तहसीलदार की बात को मानने से इनकार कर सके। At last his wife said, "I will tell you what to do. Send Bholi to school, as there is a little chance of her getting married. With her ugly face and lack of sense, let the teachers at school worry about her." उसकी वाइफ लास्ट में कहती है, आखिर में कहती है कि मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या करना है। तुम ऐसा करो कि भोली को स्कूल भेज दो। उसकी शादी होने का चांस वैसे भी बहुत कम है क्योंकि वो एक तो अगली है और उसमें सेंस भी नहीं है, ठीक है। फिर वो कहती है कि टीचर्स को उसकी चिंता करने दो, जो वहाँ पर टीचर्स हैं उनको ही उसकी चिंता करने दो।
The next day, Ramlal caught Bholi by the hand and said, "Come with me, I will take you to school." Bholi was frightened. She did not know what a school was like. अगले दिन रामलाल ने भोली को हाथ से पकड़ा और कहा, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें स्कूल ले जाऊंगा। भोली घबरा गई। उसे नहीं पता था कि स्कूल कैसा होता है। She remembered how a few days ago their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold. No, 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 no. She shouted in terror and pulled her hand away from her father's grip. उसे याद आया कि कैसे कुछ दिन पहले उनकी बूढ़ी गाय लक्ष्मी को घर से निकाल दिया गया था और उसे बेच दिया गया था। नो नो कहते हुए वो डर से चिल्लाई और अपने फादर की पकड़ से अपने हाथ को खींच लिया। What's the matter with you, you fool? shouted Ramlal. I am only taking you to school. Then he told his wife, let her wear some decent clothes today, or else what will the teachers and the other school girls think of us when they see her? क्या हुआ? क्या बात है? मूर्ख, रामलाल चिल्लाया। मैं तुम्हें सिर्फ स्कूल लेकर जा रहा हूँ। तब उसने अपनी वाइफ से कहा कि इसे कुछ अच्छे कपड़े पहना दो, नहीं तो जो वहाँ के टीचर्स हैं और जो दूसरी स्कूल गर्ल्स हैं वो जब इसको देखेंगी तो पता नहीं वो हम लोग के बारे में क्या सोचेंगी। New clothes had never been made for Bholi. The old dresses of her sisters were passed on to her. No one cared to mend or wash her clothes. भोली के लिए नए कपड़े कभी भी नहीं बनाए गए थे। उसकी बहनों के जो पुराने कपड़े थे वही उसको आगे पास कर दिए जाते थे। कोई भी उसके कपड़े धोने की परवाह नहीं करता था। But today she was lucky to receive a clean dress which had shrunk after many washings and no longer fitted चंपा। श्रंक मतलब क्या होता है? श्रंक मतलब होता है सिकुड़ जाना। ठीक है, कई बार कोई कोई कपड़ा श्रिंक कर जाता है ना, तो वही मतलब है यहाँ पर। लेकिन आज वो लकी थी, उसे एक साफ ड्रेस मिली जो कि श्रंक हो गई थी, यानी सिकुड़ गई थी काफ़ी बार धुलने के बाद। उसको काफ़ी बार धुला गया था, इसके बाद वो श्रिंक हो गई थी और अब वो चंपा को फिट नहीं आती थी। She was even bathed and oil was rubbed into her dry and matted hair. उसको नहलाया गया और जो उसके ड्राई और मैटेड हेयर थे, यानी मैटेड माने उलझे हुए, जो उसके ड्राई रूखे और उलझे हुए बाल थे उनमें तेल लगाकर तेल रब किया गया और उनको सीधा किया गया। Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home. जो उसको ये ट्रीटमेंट मिल रहा था, इससे उसको ये पता चला कि उसको वहाँ लेकर जाया जा रहा है जो उसके घर से अच्छी जगह है। When they reached the school, the children were already in their classrooms. Ramlal handed over his daughter to the head mistress. जब वो लोग स्कूल पहुँचे, यानी रामलाल और उसकी बेटी भोली, जब वो लोग स्कूल पहुँचे तो बच्चे पहले से ही अपनी क्लासेस में थे। रामलाल ने अपनी बेटी को हेड मिस्ट्रेस को सौंप दिया। हेड मिस्ट्रेस कौन है? जैसे प्रिंसिपल होती हैं उसी तरह से हेड मिस्ट्रेस होती हैं। तो रामलाल ने भोली को हेड मिस्ट्रेस को सौंप दिया और वहाँ से वो चला गया। ठीक है। Left alone, the poor girl looked about her with fear-laden eyes. भोली की आँखें डर से भरी हुई थीं क्योंकि वो पहली बार घर से बाहर निकली थी। पहली बार वो किसी जगह पर घर वालों के बिना रुकी थी। फियर लेडन मतलब क्या होता है? फियर लेडन आइज मतलब उसकी जो आंखें थी वो डर से भरी हुई थी। ठीक है। देयर वर सेवरल रूम्स एंड इन
each room girls like her squatted on mats, reading from books or writing on slates. अब यहाँ पर स्क्वाटेड ऑन का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है घुटनों के बल बैठना। ठीक है, देखिए मैंने पिक लगाई हुई है यहाँ पर, इस तरह से घुटनों के बल बैठना। तो वहाँ पर उस स्कूल में बहुत सारे रूम्स थे। ठीक है, एंड इन ईच रूम, हर रूम में जो गर्ल्स थीं जो उसकी तरह भोली की तरह थी, जो गर्ल्स थीं, गर्ल्स लाइक हर स्क्वाटेड ऑन मैट्स, वो मैट के ऊपर यानी चटाई के ऊपर ऐसे घुटनों के बल बैठी हुई थी। रीडिंग फ्रॉम बुक्स, बुक्स से वो पढ़ रही थी, रीड कर रही थी, एंड और राइटिंग ऑन स्लेट्स, या तो वो बुक से रीड कर रही थी या कुछ वो स्लेट पर लिख रही थी। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम्स। तो हेड मिस्ट्रेस ने भोली से कहा कि तुम किसी भी क्लासरूम के एक कोने पर, एक कॉर्नर में जाकर बैठ जाओ। Bholi did not know what exactly a school was like and what happened there, but she was glad to find so many girls almost of her own age present there. She hoped that one of these girls might become her friend. अब यहाँ पर भोली को नहीं पता था, यहाँ पर ये बताया गया है कि भोली को नहीं पता था कि रियलिटी में एक स्कूल कैसा होता है और वहाँ पर क्या होता है, पर वो खुश थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ थी जो उसकी ही उम्र की थी। उसे उम्मीद थी, उसको एक होप थी कि इनमें से एक लड़की तो ज़रूर उसकी फ्रेंड बन जाएगी। Bholi was not aware of anything about school. What made her happy was that there were so many girls of her age. She thought that she may find a friend among these girls. भोली को स्कूल के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो सिर्फ एक ही चीज़ वहाँ पर थी जो उसको बहुत खुश कर रही थी, वो ये थी कि उसकी एज की बहुत सारी गर्ल्स वहाँ पर थीं। ठीक है, और उसने सोचा कि इसमें से शी मे फाइंड अ फ्रेंड अमंग दीज गर्ल्स। उसने ये सोचा कि इतनी सारी गर्ल्स में से कम उसको एक ऐसी लड़की ज़रूर मिल जाएगी जो उसकी फ्रेंड बनेगी। द लेडी टीचर who was in the class was saying something to the girls, but Bholi could understand nothing. जो क्लास में लेडी टीचर थी वो गर्ल्स से कुछ कह रही थी, लेकिन भोली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। She looked at the pictures on the wall. वो जो वॉल पर पिक्चर्स लगी हुई थी उनको देख रही थी। The colors fascinated her. The horse was brown, just like the horse on which the Tehsildar had come to visit their village. The goat was black, like the goat of their neighbor. The parrot was green, like the parrots she had seen in the mango orchard, and the cow just like their Lakshmi. भोली ने दीवार पर जो पिक्चर्स लगी हुई थी उनको देखा, और जो पिक्चर्स के जो कलर थे वो उसे अपनी तरफ फैसिनेट कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे। ठीक है, अपनी तरफ खींच रहे थे। जो उसमें हॉर्स था, उस पिक्चर में जो हॉर्स था उस हॉर्स की तरह ही ब्राउन था जिस पर तहसीलदार विलेज में विज़िट के लिए आए थे, यानी दौरे पर आए थे। ठीक है, और जो गोट थी उनके पड़ोसी की गोट की तरह ही ब्लैक थी, और जो उसमें पैरेट था वो ग्रीन कलर के पैरेट्स की तरह ही था जो भोली ने आम के बाग में देखे थे, यानी मैंगो ऑर्चर्ड में देखे थे। एंड द काऊ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और जो उसमें काऊ बनी हुई थी वो एकदम वैसी ही थी जैसे इनकी अपनी काऊ लक्ष्मी थी। ठीक है, and suddenly Bholi noticed that the teacher was standing by her side, smiling at her. What's your name, little one? फिर सडनली भोली ने देखा, उसने नोटिस किया कि जो टीचर थी वो उसके पास, उसके बगल में खड़ी थी,
ठीक है, और वो उसको देखकर स्माइल कर रही थी। फिर उसने पूछा, यानी टीचर ने पूछा, व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, तुम्हारा क्या नाम है छोटी बच्ची? भो भो भो, शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट। Then she began to cry and tears flowed from her eyes in a helpless flood. भो भो भो, इससे आगे वो नहीं बोल पाई। वो फिर रोने लगी। उसकी आंखों से जो आंसू थे वो एक फ्लड की तरह बहने लगे। वो इतनी बुरी तरह से रो रही थी कि उसकी आंखों से जो आंसू वो फ्लड की तरह बहने लगे। She kept her head down as she sat in her corner, not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her. वो एक कोने में बैठी हुई थी और उसने अपना जो सर था वो नीचे किया हुआ था। उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो ऊपर की तरफ देखे, उन लड़कियों की तरफ देखे। क्यों? क्योंकि उसे लग रहा था कि वो लड़कियां जो है वो अभी भी उसे देखकर हंस रही हैं। When the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom, but Bholi dared not leave her corner. जब स्कूल की घंटी बजी, सब लड़कियां जल्दी से क्लास से बाहर चली गईं, पर भोली की हिम्मत नहीं हुई कि वो अपना कॉर्नर छोड़ सके। स्करीट का मतलब क्या होता है? तेज चाल में चलना, तेजी से जल्दी जल्दी चलना, उसको स्करीट कहते हैं। ठीक है। हर हेड स्टिल लोवर्ड, शी केप्ट ऑन सॉबिंग। भोली, द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग। In all her life, she had never been called like that. It touched her heart. उसका सर अभी भी नीचे था और वो सुबक रही थी। सॉबिंग मतलब क्या होता है? सुबकना, रोना। ठीक है, वो सुबक रही थी। तभी उसको एक आवाज़ आती है, भोली। टीचर की आवाज़ बहुत ही मीठी और सॉफ्ट थी, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थी और बहुत ज़्यादा स्वीट थी। टीचर ने इतने प्यार से उसे बुलाया, ये बात उसके दिल को छू गई, क्योंकि इतने प्यार से उसे आज तक किसी ने नहीं बुलाया था। गेट अप, सेड द टीचर। इट वॉज नॉट अ कमांड बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन। भोली गॉट अप। खड़ी हो जाओ, टीचर ने कहा। ये कोई कमांड नहीं था, बस टीचर ने एक फ्रेंडली सजेशन दिया था। एज अ फ्रेंड कहा था गेट अप। भोली खड़ी हो गई। नाउ टेल मी योर नेम। टीचर ने कहा कि अब मुझे अपना नाम बताओ। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी। भोली की पूरी बॉडी में पसीना पसीना हो गया। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिस्ग्रेस हर। क्या ये जो उसकी स्टैमरिंग टंग है उसको फिर से डिस्ग्रेस करेगी, उसको फिर से अपमानित करेगी? फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन, उसने सोचा इस काइंड वुमेन के लिए हाउ एवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट। उसने डिसाइड किया कि वो फिर से एफर्ट करेगी, फिर से बोलने की कोशिश करेगी। शी हैड सच अ सूदिंग वॉइस शी वुड नॉट लाफ एट हर। उसकी इतनी अच्छी आवाज़ थी, इतनी सूदिंग वॉइस थी टीचर की, वो उस पर कभी भी नहीं हंसेगी। वेल डन, द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड। टीचर ने कहा वेल डन। पैटेड मतलब क्या होता है? थपथपाना। टीचर ने उसको अफेक्शन के साथ, प्यार के साथ थपथपाया और कहा पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स। टीचर ने कहा कि अपने दिल से, अपने मन से डर को निकाल के बाहर फेंको, उसको बाहर निकालो, तुम भी औरों की तरह एकदम सही बोल पाओगी। ठीक है, जैसे दूसरे लोग बोलते हैं तुम भी उनकी तरह एकदम अच्छे से, एकदम सही से बोल पाओगी। भोली लुक्ड अप एज इफ़ टू आस्क रियली। भोली ने ऊपर की तरफ देखा, यानी टीचर की तरफ देखा, और उसको ये लगा जैसे वो पूछना चाह रही हो कि रियली, क्या सच में ऐसा हो पाएगा? यस यस, इट विल बी वेरी ईजी। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे। विल यू कम? टीचर ने कहा यस यस,
ये बहुत ही आसान होगा, बस तुमको रोज स्कूल आना है। क्या तुम आओगी? भोली नोडेड। भोली ने हाँ में सर हिला दिया। फिर टीचर ने कहा, नो, से इट अलाउड। नो, तुम जोर से बोलो, अपना सर मत हिलाओ, तुमको जोर से बोलना है। Yes, and Bholi herself was astonished that she had been able to say it. Astonished का मतलब क्या होता है? आश्चर्यचकित, shocked, ठीक है। भोली खुद भी एकदम शॉक्ड थी, एकदम हैरान थी कि वो इतना साफ कैसे बोल पाई। वो अपने साफ बोलने की एबिलिटी पर खुद बहुत ज़्यादा शॉक्ड थी। तो फिर टीचर ने कहा, डिडंट आई टेल यू, मैंने तुमसे कहा था ना। नाउ टेक दिस बुक, अब तुम ये बुक लो। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड द पिक्चर्स वर इन कलर। जो बुक थी वो भरी हुई थी नाइस पिक्चर्स के साथ, बहुत ही अच्छी अच्छी उसमें पिक्चर्स थी, और जो पिक्चर्स थी वो कलर्ड थी। और उनमें पिक्चर कौन सी थी? उनमें पिक्चर्स थी डॉग की, कैट की, गोट की, हॉर्स, पैरेट, टाइगर एंड अ काऊ। और वो काऊ कैसे थी? काऊ एकदम लक्ष्मी की तरीके थी, ठीक है। जो भोली की काऊ होती है, गाय होती लक्ष्मी, वो काऊ एकदम लक्ष्मी की तरह थी। एंड विद एवरी पिक्चर वॉज अ वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर्स। और हर पिक्चर के साथ एक वर्ड था, और वो वर्ड बिग ब्लैक लेटर्स में लिखा हुआ था। यानी जो भी वो वर्ड लिखा था वो बड़े बड़े काले अक्षरों में लिखा हुआ था। In 1 month you will be able to read this book, then I will give you a bigger book, then a still bigger one. In time you will be more learned than anyone else in the village. टीचर भोली से कहती है कि 1 मंथ में अगर तुम ये बुक पढ़ पाओगी तो मैं तुमको इससे भी बड़ी बुक दूंगी, उसके बाद उससे भी बड़ी बुक दूंगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि इस पूरे गांव में, इस पूरे विलेज में तुम सबसे बड़ी ज्ञानी होगी, तुम सबसे बड़ी लर्नेड पर्सन होगी, तुम सबसे बड़ी लर्नेड पर्सन होगी। Then no one will ever be able to laugh at you. People will listen to you with respect and you will be able to speak without the slightest stammer. Understand? टीचर कहती हैं कि जब तुम लर्नेड पर्सन बन जाओगी, एक नॉलेजेबल पर्सन बन जाओगी, यानी ज्ञानी बन जाओगी, तब तुम पर कोई भी नहीं हंसेगा। लोग तुमको रिस्पेक्ट से देखेंगे, रिस्पेक्ट से तुम्हारी बात सुनेंगे, और तुम बिना स्टैमर किए, बिना हल्का सा भी स्टैमर किए बोल पाओगी, बहुत अच्छा बोल पाओगी। समझी? नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग। अब तुम घर जाओ और कल सुबह जल्दी स्कूल आना। Bholi felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of the schoolhouse had blossomed into big red flowers. भोली को ऐसा लगने लगा कि गांव के मंदिर की सारी घंटियां बजने लगी हैं, और जो स्कूल हाउस के सामने पेड़ था उसमें बड़े बड़े रेड फ्लावर्स खिल गए हैं। Her heart was throbbing with a new hope and a new life. Throbbing मतलब क्या होता है? Throbbing मतलब होता है धड़कना। तो उसका जो हार्ट है वो नई उम्मीद और नए जीवन यानी न्यू लाइफ के साथ धड़क रहा था, ठीक है। उसके अंदर नई उम्मीद जाग पड़ी थी। Thus the years passed. The village became a small town. The little primary school became a high school. There were now a cinema under a tin shed and a cotton ginning mill. The mail train began to stop at their railway station. इस तरह से कई साल बीत गए और गांव एक छोटा सा शहर बन गया। छोटा प्राइमरी स्कूल हाई स्कूल बन गया
और जो टीन शेड था, टीन शेड के नीचे सिनेमा बन गया, टीन शेड के नीचे सिनेमा था। और कॉटन मिल बन गई, वहाँ पर क्या हुआ, कॉटन मिल बन गई। और जो मेल ट्रेन थी वो भी उनके स्टेशन पर आके रुकने लगी। वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ, देन shall I accept Bishambar's proposal? Yes, certainly, his wife said. Bholi will be lucky to get such a well-to-do bridegroom, a big shop, a house of his own, and I hear several thousand in the bank. Moreover, he is not asking for any dowry. एक रात डिनर के बाद रामलाल ने अपनी वाइफ से कहा कि क्या मैं बिशंबर का प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लूं? तो उसकी वाइफ बोली, हाँ ज़रूर, भोली खुशकिस्मत होगी, उसे इस तरह का दूल्हा मिलेगा। उसके पास एक बड़ी सी दुकान है, खुद का घर है, और मैंने सुना है बैंक में हज़ारों रुपए उसके पास पड़े हैं। इसके अलावा वो कोई डाउरी की, कोई दहेज की मांग भी नहीं कर रहा है। That's right, but he is not so young. You know, almost the same age as I am. And he also limps. Moreover, the children from his first wife are quite grown up. रामलाल बोला कि क्या ये सही होगा? वो इतना यंग नहीं है, लगभग मेरी उम्र का है, और वो लंगड़ाता भी है। लिम्स मतलब क्या है, लंगड़ाना, ठीक है। रामलाल कहता है वो लंगड़ाता भी है। इसके अलावा उसकी पहली वाइफ से जो बच्चे हैं वो काफ़ी बड़े हो गए हैं। So, what does it matter? His wife replied, 45 or 50, it is no great age for a man. We are lucky that he is from another village and does not know about her pock marks and her lack of sense. रामलाल की वाइफ बोलती है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, 45 या 50 या एक मैन के लिए कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं है। हम लकी हैं कि वो दूसरे गांव से है, उसे भोली के पोक मार्क्स और सेंस की कमी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। If we don't accept this proposal, she may remain unmarried all her life. रामलाल की वाइफ कहती है कि अगर हम ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हो सकता है कि वो पूरी लाइफ अनमैरिड रहे, पूरी लाइफ वो कुंवारी रहे। यस, बट आई वॉन्डर वॉट भोली विल से। रामलाल कहता है, हाँ, पर मुझे डाउट है कि भोली पता नहीं क्या कहेगी। यहाँ पर वॉन्डर का मतलब है डाउट, ओके। वॉट विल दैट विटलेस वन से। विटलेस का मतलब क्या है, नासमझ। तो रामलाल की वाइफ कहती है, वो ना समझ वो क्या कहेगी। शी इज़ लाइक अ डम्ब काऊ, वो एक गूंगी गाय की तरह है। मे बी यू आर राइट, मटेड रामलाल। अब रामलाल, मटेड मतलब क्या होता है, बड़बड़ाना, अपने ही मुंह में बोलना, ठीक है। तो रामलाल जो है वो बड़बड़ाता है, वो कहता है कि हो सकता है तुम सही हो। In the other corner of the courtyard, Bholi lay awake on her cot, listening to her parents' whispered conversation. आंगन के दूसरे कॉर्नर में, कोर्टयार्ड क्या है, कोर्टयार्ड मतलब होता है आंगन। तो आंगन के दूसरे कॉर्नर में भोली जो है वो लेटी हुई थी कॉट पर, ठीक है। ले अवेक का मतलब क्या है, लेटी हुई थी। लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कॉन्वर्सेशन, और वो सुन रही थी अपने पेरेंट्स का कॉन्वर्सेशन जो कि विस्पर्ड वे में था, यानी जो जैसे फुसफुसाना, यानी जो जब दो लोग धीरे धीरे बात करते हैं वो विस्पर्ड कॉन्वर्सेशन होता है, ठीक है। बिशंबर नाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रॉसर. He came with a big party of friends and relations with him for the wedding. अब यहाँ पर वेल टू डू का मतलब क्या है? वेल टू डू का मतलब होता है अमीर, पैसे वाला, रिच पर्सन, ठीक है। और ग्रॉसर मतलब क्या होता है? ग्रॉसर मतलब होता है पंसारी, किराने वाला, जिसकी किराने की शॉप होती है। यहाँ पर पिक भी लगाई हुई है मैंने। तो जो बिशंबर नाथ था वो एक अमीर पंसारी था, ठीक है। और वो शादी के लिए बहुत बड़ी पार्टी लेकर आया था जिसमें उसके बहुत सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स थे।
A brass band playing a popular tune from an Indian film headed the procession. Procession मतलब क्या है? बारात, ठीक है? With the bridegroom riding a decorated horse. जो बैंड था वो इंडियन फिल्म के पॉपुलर गानों की ट्यून बजा रहा था, उनकी धुन बजा रहा था और बारात को गाइड कर रहा था, यानी जो प्रोसेशन था उसको गाइड कर रहा था, जिसमें दूल्हा जो है वो डेकोरेटेड हॉर्स पर बैठा हुआ था। रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर। स्प्लेंडर मतलब क्या होता है? स्प्लेंडर मतलब होता है शानदार, बहुत ही धूमधाम वाला, बहुत ही शानदार जो चीज़ होती है उसको स्प्लेंडर कहते हैं। रामलाल ऐसी धूमधाम और शोशेबाजी को देखकर बहुत ज़्यादा ही खुश था। He had never dreamt that his fourth daughter would have such a grand wedding. रामलाल ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जो उसकी फोर्थ डॉटर है उसकी वेडिंग जो है इतनी ग्रैंड होगी। भोलीज एल्डर सिस्टर्स हु हैड कम फॉर द ओकेजन वर एनवियस ऑफ हर लक। जो भोली की बड़ी बहनें थीं जो कि ओकेज़न के लिए आई हुई थी, यानी शादी के लिए आई हुई थी, वो उसके लक से, उसकी गुड लक से, उसकी किस्मत से जल रही थी। एनवियस मतलब क्या होता है? जलना, ठीक है। When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." Auspicious मतलब क्या है? शुभ, शुभ समय, ठीक है। जब शुभ समय आया तो प्रीस्ट ने कहा, यानी पंडित जी ने कहा कि दुल्हन को बुलाओ, ब्रिंग द ब्राइड, दुल्हन को बुलाओ। भोली क्लैड इन अ रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस वॉज लेड टू द ब्राइड्स प्लेस नियर द सेक्रेड फायर। अब यहाँ पर क्लैड का मतलब क्या है? क्लैड का मतलब होता है ढका हुआ होना, ठीक है। भोली जो कि रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस में ढकी हुई थी, वॉज लेड टू द ब्राइड्स प्लेस, यानी जो दुल्हन के खड़े होने की जगह थी वहाँ पर उसको लाया गया। नियर द सेक्रेड फायर यानी मंडप के पास, ठीक है। गार्लैंड द ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड बिशंबर नाथ। बिशंबर नाथ के एक दोस्त ने उसको प्रॉम्प्ट किया कि अब तो माला डाल दो। गार्लैंड द ब्राइड यानी अब तो दुल्हन को माला डाल दो। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स। जो दूल्हा था यानी जो ब्राइड ग्रूम था उसने गेंदे के फूलों की माला डालने के लिए उठाई, यानी लिफ्ट। लिफ्ट मतलब क्या होता है? उठाना। तभी a woman slipped back the silken veil from the bride's face. veil मतलब क्या होता है? घूंघट। तभी क्या होता है कि एक औरत जो दुल्हन के सिल्क का घूंघट जो होता है उसको थोड़ा सा पीछे की तरफ खिसका देती है। बिशंबर टुक अ क्विक ग्लैंस। ग्लैंस मतलब क्या होता है? झलक, ठीक है। बिशंबर ने जल्दी से दुल्हन की एक झलक देखी। द गार्लैंड रिमेन्ड पॉइज्ड इन हिज हैंड्स। जो गार्लैंड थी उसके हाथों में एकदम से जैसे जम गई। पॉइज्ड मतलब क्या होता है? एकदम जम जाना, कोई मूवमेंट ना होना। जो बिशंबर था वो एकदम शॉक्ड हो गया, एकदम वो सदमे में आ गया। तो जो गार्लैंड थी वो उसके हाथों में एकदम से जम गई, ठीक है, स्थिर हो गई एक जगह पे। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर द फेस। जो ब्राइड थी, दुल्हन थी, उसने फिर धीरे से जो घूंघट था वो अपने चेहरे पर खींच लिया। हैव यू सीन हर? सेड बिशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम। बिशंबर ने अपने फ्रेंड से कहा जो कि उसके बगल में खड़ा था, उससे बिशंबर ने कहा कि क्या तुमने उसको देखा? शी हैज़ पोक मार्क्स ऑन हर फेस। उसके चेहरे पर कितने सारे दाग हैं। तो उसके फ्रेंड ने कहा, सो वॉट, यू आर नॉट अ यंग ईदर। उसने कहा तो क्या हुआ, तुम भी कोई यंग तो नहीं हो। मे बी बट इफ़ आई एम टू मैरी हर, हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज़। फिर बिशंबर ने कहा, हो सकता है मैं यंग नहीं हूँ, बट इफ़ आई एम टू मैरी हर, अगर मुझे उससे शादी करनी है तो उसके फादर को मुझे 5000 रुपये देने पड़ेंगे, 5000 रुपीज़ देने पड़ेंगे, तभी मैं उससे शादी करूँगा।
Ramlal went and placed his turban, his honor at बिशंबर्स feet. जो रामलाल था उसने अपनी पगड़ी, अपना ऑनर, अपना सम्मान बिशंबर के पैरों पर रख दिया. डू नॉट ह्यूमिलिएट मी सो, टेक 2000 रुपीज़. ह्यूमिलिएट का मतलब क्या होता है? शर्मिंदा करना. तो उसने कहा कि मुझे तुम ह्यूमिलिएट मत करो, मुझे शर्मिंदा मत करो, तुम 2000 रुपये ले लो, 2000 रुपीज़ ले लो. तो बिशंबर बोला नो, 5000 और वी गो बैक, कीप योर डॉटर. तो बिशंबर ने कहा नहीं, मुझे 5000 रुपीज़ चाहिए, नहीं तो हम वापस जा रहे हैं, अपनी बेटी को अपने पास रखो. बी अ लिटिल कंसिडरेट प्लीज़, इफ़ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज. रामलाल ने कहा कि थोड़े से तो समझदार बनो. कंसिडरेट का मतलब क्या होता है? समझदार. तो रामलाल ने कहा कि थोड़े से तो समझदार बनो प्लीज़, अगर तुम चले जाओगे तो मैं अपना ये चेहरा कभी भी गांव में नहीं दिखा पाऊंगा. देन आउट विथ 5000. तो बिशंबर ने कहा तो ठीक है, 5000 रुपये लेकर आओ. टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस. जो आंसू थे वो रामलाल के चेहरे पर स्ट्रीमिंग यानी कि झरने की तरह बह रहे थे. रामलाल वेंट इन, ओपन द सेफ एंड काउंटेड आउट द नोट्स. रामलाल अंदर गया, उसने अपनी सेफ खोली और जो नोट थे उनको गिनना शुरू कर दिया. ही प्लेस्ड द बंडल एट द ब्राइडग्रूम्स फीट. उसने नोटों का बंडल लेकर ब्राइडग्रूम के दूल्हे के पैरों पर रख दिया. ऑन बिशंबर्स ग्रीडी फेस appeared a triumphant smile. He had gambled and won. बिशंबर के लालची चेहरे पर अब जीत की मुस्कान दिखाई दे रही थी. ठीक है, उसने एक जुआ खेला था और वो जीत गया, क्योंकि शादी तो उसने करनी ही थी. इसलिए वो जब इस जुए को जीत गया, उसको 5000 रुपये मिल गए, तो वो जो उसका चेहरा था उस पर एक ट्रायम्फेंट स्माइल थी, यानी जीत की स्माइल थी. गिव मी द गार्लैंड ही अनाउंस्ड. तब उसने अनाउंस किया कि मुझे वरमाला दो. वंस अगेन द वेल वॉज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, बट दिस टाइम हर आइज वर नॉट डाउनकास्ट. एक बार फिर से दुल्हन का घूंघट जो है स्लिप हो गया, पीछे की तरफ स्लिप हो गया, और इस टाइम भोली की आंखें जो थी वो नीचे की तरफ नहीं थी. डाउनकास्ट मतलब होता है नीचे. ठीक है, एक बार फिर से भोली का घूंघट जो है वो सरक गया. उस घूंघट को उसने ठीक नहीं किया. इस बार उसकी जो आंखें थी वो नीचे नहीं थी. शी वॉज लुकिंग अप, looking straight at her prospective husband, and in her eyes there was neither anger nor hate, only cold contempt. भोली सीधे अपने होने वाले हस्बैंड की तरफ देख रही थी और उसकी आंखों में, पर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है? होने वाला. ठीक है, और उसकी आंखों में ना तो गुस्सा था, ना एंगर था, और ना ही हेट थी, बट उसकी आंखों में डिसरिस्पेक्ट थी उसके लिए, यानी जो उसका होने वाला हस्बैंड था उसके लिए अब उसकी आंखों में एक डिसरिस्पेक्ट थी. ठीक है, कंटेम्प्ट मतलब क्या होता है? कंटेम्प्ट मतलब होता है डिसरिस्पेक्ट. आगे है, Bishambar raised the garland to place it round the bride's neck, but before he could do so, Bholi's hand struck out like a streak of lightning, and the garland was flung into the fire. She got up and threw away the veil. स्ट्रक आउट का मतलब क्या होता है? स्ट्रक आउट का मतलब होता है झपटना. ठीक है, और स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग का मतलब क्या होता है? बिजली की चमकार. फ्लंग, फ्लंग का मतलब क्या है? फ्लंग का मतलब होता है फेंकना. ठीक है, बिशंबर ने दुल्हन को माला पहनाने के लिए उठाई, लेकिन इससे पहले कि वो माला पहना पाता, भोली ने एकदम से झपट्टा मारा. भोली के हाथ ने एकदम से झपट्टा मारा बिजली की चमकार की तरह. ठीक है, यहाँ पर रिन की सफ़ेदी की चमकार नहीं है भैया, बिजली की चमकार है. ठीक है, बिजली की चमकार की तरह उसने झपट्टा मारा वरमाला को और उसे वरमाला को लेकर आग में फेंक दिया.
और फिर वो मंडप से खड़ी हो गई और जो अपना घूंघट था वो भी उसने हटा दिया। पिताजी, said Bholi in a clear, loud voice, and her father, mother, sisters, brothers, relations, and neighbors were startled to hear her speak without even the slightest stammer. यहाँ पर स्टार्टल्ड का मतलब क्या है? स्टार्टल्ड का मतलब होता है हक्का बक्का होना, ठीक है, एकदम से चौंक जाना, हैरान हो जाना। पिताजी वो एकदम साफ और तेजी से बोली, एकदम लाउड वॉइस में और एकदम क्लियर वॉइस में बोली। और उसके फादर, भोली के जो फादर थे, उसकी जो मदर थी, उसके जो सिस्टर्स, ब्रदर्स, रिलेशंस में जो लोग थे और जो उसके नेबर्स थे, जो पड़ोसी थे, वो सब एकदम से शॉक्ड हो गए, एकदम से हक्के बक्के हो गए जब उन्होंने सुना कि भोली बिना हकलाए हुए, बिना जरा सा भी हकलाए हुए एकदम से साफ बोल रही थी, ठीक है। पिताजी, टेक बैक योर मनी, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन। रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक। थंडरस्ट्रक का मतलब क्या होता है? थंडरस्ट्रक का मतलब भी होता है हक्का बक्का होना, ठीक है। पिताजी, टेक बैक योर मनी, भोली ने कहा, पिताजी अपने जो भी आपने पैसे दिए हैं वो वापस ले लीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी से शादी नहीं करूँगी। रामलाल जो है एकदम से हक्का बक्का हो गया। द गेस्ट्स बिगेन टू विस्पर, जो मेहमान वहाँ पर थे, जो गेस्ट थे, वो एकदम से फुसफुसाना शुरू हो गए, विस्परिंग उनकी शुरू हो गई। सो शेमलेस, सो अगली एंड सो शेमलेस, वो लोग क्या बोल रहे थे कि ये तो बहुत ही बेशर्म है, एक तो ये इतनी बदसूरत भी है और ये बेशर्म भी है। Bholi, are you crazy? shouted Ramlal. You want to disgrace your family? Have some regard for our इज्जत। अब यहाँ पर डिसग्रेस का मतलब क्या है? डिसग्रेस का मतलब होता है अपमान, बदनामी, ठीक है। रामलाल चिल्लाया, भोली तुम पागल हो गई हो? तुम अपने परिवार की इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहती हो? हमारी इज्जत का कुछ तो ख्याल करो। For the sake of your izzat, said Bholi, I was willing to marry this lame old man, but I will not have such a mean, greedy and contemptible coward as my husband. I won't, I won't, I won't. अब यहाँ पर कंटेम्प्टिबल का मतलब क्या होता है? कंटेम्प्टिबल का मतलब होता है घृणा करने योग्य, नफरत करने के लायक जो होता है, उसको कंटेम्प्टिबल कहते हैं, ठीक है। भोली यहाँ कहती है कि आपकी इज्जत की खातिर ही मैं इस बूढ़े और लंगड़े आदमी से शादी करने को तैयार हुई थी। लेम का मतलब क्या होता है? लेम का मतलब होता है लंगड़ा, ठीक है। पर मैं इस तरह का नीच, लालची, नफरत करने के लायक और डरपोक इंसान को अपने हस्बैंड के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती हूँ। नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, नहीं करूँगी। What a shameless girl! We all thought she was a harmless dumb cow. तभी एक ओल्ड लेडी बोलती है कि कितनी बेशर्म लड़की है। हम सोचते थे कि ये एक हार्मलेस डम्ब काऊ है, यानी किसी को नुकसान न पहुंचाने वाली एक गूंगी गाय की तरह है। भोली टर्न्ड वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमेन। भोली जो है तभी गुस्से से उस ओल्ड वुमेन की तरफ मुड़ती है, ठीक है। वायलेंटली मतलब क्या होता है? तेजी से, गुस्से से, ठीक है। फिर वो कहती है, यस आंटी, यू आर राइट। भोली कहती है, हाँ आंटी, आप सही हो। यू ऑल थॉट आई वॉज अ डम्प ड्राइवन काउ, दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएचर। आप लोगों ने सोचा कि मैं गूंगी गाय हूँ, तभी आप मुझे इस निर्दयी आदमी के हाथ सौंपना चाहते थे। हार्टलेस यानी निर्दयी, जिसके अंदर फीलिंग्स नहीं होती हैं, ठीक है। बट नाउ द डम काउ, द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग। पर अब जो ये गूंगी गाय है, जो बेवकूफ़ थी, हकलाती रहती थी, वो बोल रही है, ठीक है। आगे भोली कहती है, डू यू वॉन्ट टू हियर मोर? क्या आप लोग कुछ और भी सुनना चाहते हो? बिशंबर नाथ,
The grocer started to go back with his party. The confused bandsman thought this was the end of the ceremony and struck up a closing song. बिशंबर नाथ द ग्रॉसर यानी जो किराने वाला अपनी पार्टी के साथ वापस जाने लगा। बैंड वाले कंफ्यूज्ड थे। उन्होंने सोचा कि ये सेरेमनी का एंड है और वो बेचारे क्लोजिंग सॉन्ग गाने लगे। अब शादियों में क्लोजिंग सॉन्ग्स कौन से होते हैं ये तो आपको पता ही है कि जब डोली जाती है तो जो डोली वाले गाने होते हैं वो एंड ऑफ द सेरेमनी होती है और जो उस समय गाने बजाए जाते हैं वही शादियों के टाइम पे क्लोजिंग सॉन्ग्स होते हैं। ठीक है, तो वो लोग डोली वाले गाने बजाने लगे। रामलाल stood rooted to the ground, his head bowed low with the weight of grief and shame. रामलाल जमीन पर एकदम पेड़ की तरह खड़ा हो गया। वो एकदम भी हिल डुल नहीं रहा था, जैसे लग रहा था कि उसकी जड़ें जो हैं वो जमीन में धंस गई हों। वो एकदम सदमे में आ गया था। His head bowed low with the weight of grief and shame. उसका सर दुख और शर्म से झुका हुआ था। The flames of the sacred fire slowly died down. जो मंडप की पवित्र अग्नि थी वो भी धीरे धीरे बुझ गई। Everyone was gone. हर कोई चला गया था। रामलाल turned to भोली and said, "But what about you? No one will ever marry you now. What shall we do with you?" रामलाल ने भोली की ओर देखते हुए कहा कि अब तुम्हारा क्या होगा? अब कोई तुमसे शादी नहीं करेगा। अब हम लोग तुम्हारा क्या करेंगे? And Sulekha said in a voice that was calm and steady. Steady का मतलब क्या होता है? Steady का मतलब होता है स्थिर, स्टेबल। ठीक है, अब क्या था कि जो सुलेखा यानी भोली की जो आवाज़ थी वो एकदम स्थिर थी, वो बिल्कुल भी हकला नहीं रही थी। तो उसने अपनी शांत और स्थिर स्टेबल वॉइस में कहा, डोंट यू वरी पिताजी, पिताजी आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। इन योर ओल्ड एज, आपके बुढ़ापे में, आई विल सर्व यू एंड मदर, मैं मदर को और आपको दोनों की सेवा करूँगी। And I will teach in the same school where I learned so much, और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊँगी जहाँ पर मैंने इतना कुछ सीखा। Isn't that right मैम? फिर भोली ने अपनी मैम से कहा कि सही है ना मैम? यहाँ पर वही मैम खड़ी हैं, उसकी शादी में वही मैम आई थी जिन्होंने भोली को इतना सब कुछ सिखाया था, उसके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा किया था। The teacher had all along stood in a corner watching the drama. टीचर वहीं शादी के मंडप में थी और कॉर्नर में खड़ी होकर सारा ड्रामा देख रही थी। Yes भोली, of course, she replied. फिर टीचर ने रिप्लाई किया कि हाँ जरूर। And in her smiling eyes was the light of deep satisfaction that an artist feels when contemplating the completion of her masterpiece. और टीचर की मुस्कुराती हुई आंखों में डीप सेटिस्फैक्शन की लाइट जल रही थी। और ये सेटिस्फैक्शन और मुस्कुराती हुई आंखें तभी होती हैं जब कोई आर्टिस्ट ये फील करता है, इस चीज़ का चिंतन करता है, मनन करता है, वो इस चीज़ को फील करता है कि जो उसका मास्टरपीस है वो एकदम कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर मास्टरपीस किसको कहा गया है? मास्टरपीस जो है वो भोली को कहा गया है। और जो आर्टिस्ट है वो कौन है? आर्टिस्ट जो है वो टीचर है। टीचर ने भोली को एकदम बदल दिया था। ठीक है।